जय हिंद। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का सेट लेके आया हूँ जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर में जितना पूछा हुआ है पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा। आपके 2024 के एग्ज़ाम के टारगेट के हिसाब से लगभग कम से कम 150 सेट का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। आप जरूर जुड़े हुए रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इसको सिर्फ लिख दीजिए ऐसे, 10 वस्तु का मतलब गुना, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य को यहाँ लाइए और इस 10 को यहाँ भेज दीजिए तो बनेगा आपका क्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य 7 बटा में 10। आपने इसको यहाँ भेजा। अब आप खरीद के 7 रुपया में लाए हैं, बेच रहे हैं 10 रुपया में, तो आपको हो रहा है लाभ 3 रुपये का। लाभ परसेंट होता है लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य यानी सीपी। और इसको जब हम बढ़ेंगे तो ये आएगा 300 बटा में 7, भाग देंगे तो 42.6 बटा 7% का लाभ होगा। का मतलब गुना होता है 10 वस्तु का क्रय मूल्य 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य यहाँ लाएंगे, 10 को यहाँ भेजेंगे। खरीदे हैं 7 में, बेच रहे हैं 10 में, लाभ होगा 3 का। लाभ परसेंट लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य 42.6 बटा 7% का इसको लाभ हो जाएगा। दो साइकिल में से प्रत्येक 3990 रुपये में बेची गई, जिसमें से एक पर 5% का लाभ हुआ और दूसरे पर 5% का हानि हुआ, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो ध्यान रखेंगे, नोट होता है 2 ठे, दोनों ध्यान रखेंगे। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो यानी एसपी बराबर हो और एक को x% लाभ पर और दूसरे को x% हानि पर बेचा जाए तो हर हाल में हानि होगा। और हानि होता है x²/100, यानी हानि एकदम फिक्स है, सिर्फ हानि ही होगा और हानि होगा x²/100। x मतलब जो परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, तो परसेंटेज है 5 का स्क्वायर होता है 25 पर भागा देंगे तो आएगा 0.25% का इसको लॉस होगा, हानि। ध्यान रखेंगे कि जब 2 वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर हो और एक को जितने परसेंट लाभ पर बेचा गया उतना ही दूसरे को उतना परसेंट हानि पर बेचा जा रहा है, तो हर हाल में हानि होगा और हानि परसेंट होगा x²/100। x का मतलब 5%, 5 का वैल्यू 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 बटा 100 यानी 0.25% का इसको नुकसान होगा। हर चैप्टर का अगर आप बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सारा सवाल आप बना सकते हैं। अब तो 20 में पूछने लगा, पहले 25 पूछा करता था। 20 का और 25 का सारा का सेट मैं बना दूंगा। जितने लेवल के अच्छे होंगे उनका कलेक्शन करके और अलग से वीडियो बना दूंगा, आप इसको ज़रूर देखेंगे। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है, उसके 4 घंटे बाद बी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। अब आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जो भाग रहा है उसको भागने में जितना समय दिया जाता है उसको उतना भाग लेने दीजिए। यानी ए जब भागने चला, यहाँ से पैदल चल रहा है, तो ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, तो 4 घंटे में यह कितना दूरी गया होगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 4 घंटा में यह 16 किलोमीटर जा चुका होगा। जब ये 16 किलोमीटर चला गया होगा तो बी उसके पीछे जा रहा है, तो आपको पता होगा कि सेम डायरेक्शन में चाल घट जाता है। तो एक का स्पीड है 10 और एक का स्पीड है 4, घटाएंगे तो बचेगा 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अब उसका पीछा किया जाएगा। तो पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है 16, चाल हो रहा है 6, ये लगेगा उसको समय, पकड़ने में लगा समय। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि वह कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, ये पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी पर वो पकड़ लेगा, कितनी दूरी पर वो पकड़ लेगा। तो अगर मैं दूरी पर देखने चलूँ तो समय तो ये लगा है, और वह जो भाग रहा है उसको पकड़ेगा कौन, जो पकड़ रहा है उसी का स्पीड हम लागू करेंगे। तो पकड़ने का काम है बी को, और बी का स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो कितनी दूरी पर, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लग रहा है इसको 16/6। अगर हम
ये कर दे तो 160 बटा में 6 यानी 6 दूना के 12, 6 छक 36 यानी 26 पॉइंट समथिंग लगेगा, यानी 4 बचा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 6 छक 36, फिर यहाँ पर इस टाइप से। तो इतना दूरी पर वो उस चीज़ को पकड़ लेगा। ऑप्शन में देख लेंगे, जिस तरह से होगा उसको हम ऑप्शन में टिक कर लेंगे। 26.7 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस 6 और 7 को आगे बढ़ेंगे तो 26.7 किलोमीटर पर वो पकड़ लेगा। एक बार इस चीज़ को फिर से समझ लें। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पैदल चल रहा है, 4 घंटा बाद उसका पीछा किया जाएगा, तो 4 घंटा में वो कितना दूरी जाएगा पहले ये देख लें। तो 1 घंटा में 4 किलोमीटर, तो 4 घंटा में 16 किलोमीटर। जब सेम डायरेक्शन में वो किसी का पीछा किया जाएगा तो चाल को घटा दिया जाता है, तो 10 - 4 आ जाएगा 6। अब 6 के हिसाब से उसको पीछा किया जाएगा तो पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ये समय लगा। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि कितना समय में पकड़ाएगा, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी पर पकड़ाएगा। तो पकड़ेगा कौन, तो 10 वाला स्पीड, तो उसका स्पीड लेकर के चलेंगे। तो कितनी दूरी पर, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। पकड़ रहे हैं 10 वाला से और पकड़ने में लगा है समय, ये भागा दिए तो 26.7 किलोमीटर दूर पर जा कर के वो पकड़ा जाएगा। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाता है। तो तीव्र गति वाली चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। ध्यान रखिएगा ना कि दो गाड़ी जब सेम डायरेक्शन में चले, उसका पीछा किया जाए तो चाल तो घटा दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप फाउंडेशन पढ़े होंगे तो आपको ये भी बताया गया होगा कि लंबाई को जोड़ दिया जाता है। लंबाई यानी दूरी, लंबाई को जोड़ दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ दो ट्रेन एक दूसरे को पार नहीं कर रहे हैं। एक ट्रेन में बैठा आदमी है और एक ट्रेन उसको पार किया जा रहा है, इसीलिए ट्रेन की लंबाई खाली स्पीड चलने वाली गाड़ी की लंबाई को ही हम ले पाएंगे, क्योंकि यह ट्रेन उस ट्रेन को नहीं पार की है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस आदमी को पार की है। और आदमी का कोई वैल्यू, लंबाई का कोई वैल्यू नहीं होता है। हम ऐसे सवाल में सिर्फ एक कंसेप्ट लगा करके पूरा क्वेश्चन को बना लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी का मतलब होता है लंबाई, दूरी का मतलब होता है लंबाई। अब यहाँ पर लंबाई हमसे पूछा गया है। हमको पता है कि सेम डायरेक्शन में जब हम चलते हैं ना तो चाल को घटा दिया जाता है। एक चाल 30 है और दूसरा 58 है, तो 58 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो 28 होगा। और दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से चेंज कीजिएगा तो मीटर प्रति सेकंड में जाएगा और समय बनेगा 18 सेकंड। और दूरी बराबर चाल गुने समय, काट दिया 28 × 5 होता है 140 मीटर। यानी ट्रेन की स्पीड चलने वाली ट्रेन की जो लंबाई है वो 140 मीटर है। मैं दोबारा फिर से दोहराता हूँ, सेम डायरेक्शन में चाल को घटा दिया जाता है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। दो लंबाई नहीं है, दोनों लंबाई रहता तो दोनों लंबाई को जोड़ते। एक लंबाई है ट्रेन की और एक आदमी है, तो आदमी का लंबाई का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ट्रेन की लंबाई लेंगे। और लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर चाल गुने समय करेंगे। 140 मीटर स्पीड चलने वाली ट्रेन की लंबाई है। 32 लीटर अल्कोहल के बिलियन में यानी घोल में 12% जल था। 26 लीटर अल्कोहल उड़ जाता है तो शेष बिलियन में जल का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, आराम से सेपरेटली निकाल दीजिए उसको। 32 लीटर में 12% जल है, तो आप एक काम करिए कि पहले जल देखिए कितना है। तो 32 लीटर का 12%, 12/100, 10%, 10/100 जो भी है, तो 4 तिया 12 और 4 से ये 25 बार में 32 तिया 96/25 आया जल। भाग मत दीजिएगा, पॉइंट आकर के और कैलकुलेशन को वो बढ़ा देगा। तो ये रहा जल का मात्रा। लेकिन है क्या कि इसमें पूरा 32 लीटर पूरा था, 32 में से 26 लीटर अल्कोहल हम निकाल दे रहे हैं। तो 32 में से अगर हम 26 निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास 6 लीटर। और अब पूछ रहा है कि, अब हमसे पूछा जा रहा है कि आखिर ये कितना परसेंटेज है, आखिर ये कितना परसेंटेज है। तो देखिए तो कितना है 6, कितना में
96/25, तो 25 को तो हम ऊपर भेज देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे बट्टा नहीं जाता है, और परसेंट में चेंज करने के लिए इसको हमको 100 से गुना करना पड़ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो ये 16 बार में, अब यहाँ से हम काटेंगे तो 16 × 96 कट जाएगा, बचा हुआ है 6। तो एक काम कर सकते हैं कि 6 का कितना परसेंट आप निकाल लीजिए कि 6 का x%, मान लेते हैं कितना परसेंट, तो 6 का x%, ये वाला वैल्यू आ जा रहा है 96/25। 6 से काटेंगे तो 16 × 96, 25 चौका 100 क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना, x का वैल्यू 16 चौका 64% इसका आंसर आएगा। एक बार फिर से, जल पूरे में जल 12% है, 32 का 12% 96/25, और पूरा में से अल्कोहल 26 निकाल लेना है। तो 32 था, 32 में से 26 निकाले, 6 बचा। अब बोल रहा है कि ये कितना परसेंटेज है, तो 6 का कितना परसेंटेज, ये वाला पर्सन आएगा। बराबर का साइन होगा, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। काटे 16 बार में, ये 4 बार में, 16 चौके 64, इसमें 64% उसका परसेंटेज फिर से हो जाएगा। नवीन का 8 महीने का औसत मासिक खर्च 210 रुपया तथा अगले 4 महीना का 250 रुपया। यदि उसने उस वर्ष 1500 रुपये की बचत की तो उसकी मासिक औसत आय कितनी है? मासिक औसत आय, मंथली एवरेज इनकम। आपको पता होगा कि औसत में संख्या से गुना करने पर टोटल निकल जाता है। तो आप पहले ये देखिए ना कि इनका खर्च का क्या हाल है, तो खर्च ये कैसा कर रहे हैं। तो खर्च के बारे में अगर मैं कहूँगा तो एक महीना में औसत मतलब एक, आप समझ लीजिए हर महीना उतना हो जाएगा। तो एक महीना में ये 210 रुपया खर्च करते हैं, तो 8 महीना में कितना करेंगे, ये खर्च हुआ प्लस। अगला महीना में कह रहा है कि एक महीना में औसत खर्च 250 रुपया, तो 4 महीना में कितना खर्च, तो ये आपका 0, 8 एकम 8, 8 दूनी के 16 और ये 1000। यानी हम कह सकते हैं कि 2680 रुपये इनके खर्च हो रहे हैं एक साल में। कैसे? 8 महीना यहाँ, 4 महीना यहाँ, तो 8 और 4 12 महीना, 12 महीना में ये खर्च है इनका। एक महीना में 210, 8 महीना में 1680, एक महीना में 250, 4 महीना में 1000, खर्च हो गया 1680। अब अगर खर्च में बचत को जोड़ेंगे तो उनका पूरा इनकम आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं 10,000 रुपया खर्च करता हूं और 5,000 रुपया बचाता हूं तो इसका मतलब हुआ कि 10 और 5 15,000 रुपया मेरा इनकम है। तो ये बोलते हैं कि 1500 रुपये इनकी बचत है। तो 1500 रुपया अगर बचत है, इनको अगर हमने यहाँ पर जोड़ दिया 6 5 11 3 1 4, तो इनको जहाँ पर जैसे ही हम जोड़ेंगे इनका इनकम आ जाएगा। इनकम मतलब आय, आय आ जाएगा। अभी आय आया कितने का, तो देखिए 8 और 4 12 महीने का, तो 12 महीने का इनकम है, 12 महीने का आय है। तो आपको पता होगा कि कुल इनकम में संख्या से भाग देने पर औसत निकल जाता है। तो आप यहाँ से औसत निकाल लीजिए। औसत निकालने के लिए 4180 में 12 से जैसे ही हम भाग मारेंगे, 12 तिया 36, यानी 3 से स्टार्ट होगा, और 3 से स्टार्ट होगा तो अगर हम देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है, 348.33 रुपया इनका मंथली इनकम आ जाएगा। एक बार फिर से, एक महीना में 210 खर्च करते हैं, 8 महीना में इतना खर्च, एक महीना में 250 खर्च करते हैं, 4 महीना में इतना, तो 8 और 4 12 महीना में ये खर्च है। खर्च में इनका हम बचत को जोड़ेंगे तो इनका इनकम बनेगा। कमाते हैं 12 महीना में इतना, तो 12 महीना में 4180 रुपया कमाते हैं, तो एक महीना में कितना कमाते हैं, 12 से जैसे ही भाग देंगे 348.33 रुपया पर मंथ इनका इनकम है। खाद्य पदार्थ का मूल्य 10% बढ़ जाता है, अन्य उपभोग की वस्तु का मूल्य भी 15% बढ़ जाता है। यदि किसी कर्मचारी का खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग वस्तु पर खर्च का अनुपात, यानी खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग वस्तु के खर्च का अनुपात 2:5 है, और उसका वर्तमान वेतन 3500 रुपया है, तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह पहले स्तर पर ही उपभोग कर सके। यानी कहने का इसका ऑल ओवर मतलब ये है कि
खाने वाला चीज़ पर 2 रेशियो में खर्च करता है और अन्य चीज़ पर 5 रेशियो में खर्च करता है, और इसका इनकम है 3500 रुपया। तो 3500 रुपये इनकम है, तो ये दोनों मिला करके तो इनकम के ही बराबर है। तो टोटल इनकम यहाँ कितना है, तो 5 और 2 7, और वास्तव में कितना है, तो 3500। तो 7 रेशियो का वैल्यू 3500, तो 1 का वैल्यू 500, 1 का वैल्यू 500, तो 2 का वैल्यू 1000 और 5 का वैल्यू 2500। इसका मतलब खाने पीने की चीज़ पर 1000 रुपया ये खर्च करता था और अलग चीज़ पर 2500 रुपया खर्च करता था, और खर्च हो करके वो पूरा इनकम कर देता था ख़त्म। अब क्या है, तो अब इसको करना, अब इसका क्या है कि ये 10% बढ़ा है और ये 15% बढ़ा है। तो अब पहले 3500 कमाता था, 3500 खर्च कर देता था, लेकिन अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ जाएगा तो उसका इनकम भी बढ़ना चाहिए। तो पूछा जा रहा है कि इसका इनकम कितना बढ़ना चाहिए ताकि वह पहले जैसे खर्च मेंटेन कर सके। तो ध्यान रखिएगा कि इसका खर्च सिर्फ उतना ही बढ़ना चाहिए जितना इसके वस्तु का दाम बढ़ा हुआ है। तो इसका ये 1000 जो चीज़ खर्च होता था, 1000 पर 10% केवल दाम बढ़ा है, तो 1000 का 10% यानी 100। 2500 जिस चीज़ पर खर्च करता था उसका 15% केवल दाम बढ़ा हुआ है, 15% माने 15/100। इसको 15 × 5 = 75 और ये 7 × 37। इस पर 100 रुपया दाम बढ़ा है और इस पर 375 रुपया दाम बढ़ा है, कुल मिला के 475 रुपया दाम बढ़ा है। यानी अगर दोनों जगह पर ये 475 रुपये दाम बढ़े हैं, अगर इसका इनकम 475 रुपया अगर बढ़ गया तो ये पहले जैसा उपभोग कर पाएगा, यानी पहले जैसे चीज़ खर्च मेंटेन कर पाएगा। तो इसको सिर्फ 475 की ज़रूरत है। देखिए टोटल खर्च 7, टोटल इनकम 3500, 1 का वैल्यू 500, 2 का वैल्यू 1000, 5 का वैल्यू 2500। 1000 का चीज़ पर 10% दाम बढ़ा यानी 100 रुपया बढ़ा, 2500 के चीज़ 15% बढ़ा यानी 375 बढ़ा, दोनों मिला करके 475 रुपया बढ़ा। अगर 475 रुपया इसका इनकम बढ़ जाएगा तो ये पहले जैसा मेंटेन ये कर सकता है। आंसर 475। एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 3 और 5 दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक शंकु की बात कर रहा है। शंकु मतलब कौन, तो इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 3 और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 5। सब कुछ लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। एक बेलन दिया हुआ है और उस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है। तो इसका त्रिज्या है 2 और इसका त्रिज्या ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात बताया जाए। बहुत सारे सवाल ऐसे रहते हैं जो फॉर्मूला या थोड़ा सा कंसेप्ट पता है तो बन ही जाएगा। अब यहाँ पर इसका आयतन का फॉर्मूला केवल लगाना था। शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई दिया गया है, बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई दिया गया है और इनके आयतन का अनुपात आपको बताना है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई से पाई तो खत्म। इसका r कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। इसका h कितना है 5, नीचे कितना लिखा हुआ है 3। इसका r कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4। इसका ऊंचाई कितना है 4, 4 यहाँ पर लिख दीजिए आप। 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 15 अनुपात 4 चौका 16 और ये हमारा हो गया आंसर। इसको मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि मैं बात को समझा सकूँ कि किसका त्रिज्या कितना और किसका ऊंचाई कितना है। शंकु का आयतन 1/3 πr²h रख दीजिए। बेलन का आयतन πr²h। पाई से पाई काटिए, वैल्यू रखिए, आंसर आएगा 15:16। एक पुरुष और एक महिला एक काम को 8 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसी काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुष के साथ कितनी महिला की आवश्यकता होगी। तो देखिए, तो कहना ये चाह रहा है, पुरुष को मैं P लिख देता हूँ। तो एक पुरुष को 8 दिन लगते हैं और एक महिला, फीमेल लिख देता हूँ, एक महिला को 12 दिन लगते हैं। आपको पता होगा कि समय का LCM निकालते हैं, तो 8 और 12 के LCM निकालिएगा ना तो ये आएगा 24 और इसको बोलते हैं पूरा काम। समय का LCM निकालने पर पूरा काम आता है और काम आ गया 24 गो।
जब पूरे काम में समय से भाग देंगे तो क्षमता निकलेगा, तो भाग देंगे तो ये 3 बार और ये वाला 2 बार, ये क्षमता आएगा एक आदमी का एक दिन का। तो एक आदमी एक दिन में 3 काम, एक औरत एक दिन में 2 काम, काम करना है 24 गो। तो इन लोग का कहना है कि 2 दिन में पूरा कराना है, तो 2 पुरुष के साथ कितनी महिला की ज़रूरत है। तो देखिए ना, तो पहले पुरुष से काम निकलवा लीजिए। तो 2 पुरुष हैं, तो एक पुरुष एक दिन में 3 काम, तो 2 पुरुष एक दिन में 6 काम, तो 2 दिन में कितना काम, तो 12 काम, बचा 12। अब इस काम को ये महिला लोग करेगी, तो ये महिला लोग का कंसेप्ट है कि एक महिला एक दिन में 2 काम, तो एक महिला एक दिन में 2 काम, तो 2 दिन में 2 दूना के 4 काम, एक महिला 4 काम करेगी, तो कितना महिला रहेगी कि 12 काम कर लेगी, तो 4 तिया 12, 3 महिला की ज़रूरत है। 3 महिला इस काम को अगर पुरुष के साथ रहेगी तो काम कर लेगी। फिर से सुनिए, समय का एलसीएम निकालने पर पूरा काम आता है, पूरे काम में समय से भाग देने पर क्षमता आता है। एक दिन में 3 काम, एक पुरुष, तो 2 दिन में 6 काम, एक पुरुष 6 काम, तो 2 पुरुष कितना काम, 12 काम, बचा 12। अब एक दिन में एक औरत 2 काम करती है, तो 2 दिन में कितना करेगी, 4 काम, तो 2 दिन में 4 काम एक औरत, तो कितना औरत और रहेगी कि 12 काम हो जाता। तो एक्स मान लिए और यहाँ से काटे, तो 3 औरत और चाहिए, वैसे भी 4 तिया 12, 3 औरत अगर और रहेगी तो 2 पुरुष के साथ इस काम को कर सकती है। एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ का अनुपात दिया हुआ है। यदि प्रत्येक पेन, पेंसिल, रबड़ का मूल्य यानी दाम दिया हुआ है 3, 2 और 2 रुपया, तो पूरे डिब्बे पर खर्च की गई कुल राशि 720 रुपया है, तो बॉक्स में पेनों की कुल संख्या बताइए। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि आपके पास यहाँ दिया हुआ है पेन, यहाँ है पेंसिल और यहाँ है रबड़, ठीक है। ये दिया हुआ है 3 रेशियो में, 2 रेशियो में, 1 रेशियो में, यानी पेन कह सकते हैं 3 गो है, पेंसिल 2 गो है और रबड़ 1 गो है। एक पेन का दाम 3 रुपया, यहाँ रुपया है, एक पेन का दाम 3 रुपया, एक पेंसिल का दाम 2 रुपया और एक रबड़ का दाम भी 2 रुपया है। अब हमको यहाँ से पूरा डिब्बा खरीदना है, तो पूरा डिब्बा खरीदने में लग रहा है 720 रुपया, तो पेन कितना है, पूरा लग रहा है 720 रुपया। देखिए, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ सके, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए, तो एक पेन 3 रुपया में, तो 3 गो पेन 9 रुपया में, एक पेंसिल 2 रुपया में, तो एक पेंसिल 2 रुपया में, तो 2 गो पेंसिल 2 दूना के 4 रुपया में, एक रबड़ 2 रुपया में, तो ये एक रबड़ है। तो हमको यहाँ से ये सब कितना में मिला, तो 9, 4, 13 और 2, 15, ये पूरा खर्च पड़ रहा है 15 रुपया और वास्तव में कह रहा है कि 720 रुपया पड़ेगा, यानी 15 रेशियो का वैल्यू 720 रुपया, तो एक रेशियो का वैल्यू 15 चौका 60 और 15 8 120, एक रेशियो का वैल्यू 48 आया, एक रेशियो का वैल्यू 48 आया। आपसे पूछा जा रहा है कि पेन की संख्या बताइए, तो पेन कितना रेशियो में है, 3 रेशियो में, तो एक रेशियो का वैल्यू 48, तो 3 रेशियो का वैल्यू 48 तिया 8 3 के 24, 3 चौका 12 और 2 14, 144 पेन है। फिर से पेन का रेशियो है, दाम का रेशियो है, एक पेन 3 रुपया, 3 पेन 9 रुपया, एक पेंसिल 2 रुपया, 2 पेंसिल 4 रुपया, एक रबड़ 2 रुपया में। वास्तव में हमको यहाँ पर रेशियो के मुताबिक 15 में मिल रहा है, वहाँ 720 बोला, 15 का वैल्यू 720, एक का वैल्यू 48, तो आपसे पेन पूछा है, तो पेन 3 रेशियो में है, एक रेशियो का वैल्यू 48, तो 3 रेशियो का वैल्यू 144 होगा। ए और बी ने 20,000 रुपये और 16,000 रुपये निवेश करके एक साझेदारी की यानी पार्टनरशिप की। 3 महीना बाद सी 15,000 रुपये लगा करके निवेश करके पार्टनर बन गया। 4350 रुपये के 6 माही लाभ में से बी का हिस्सा क्या होगा। ऐसे सवाल में याद रखिएगा कि जो जितना महीना रहा है उसका वैल्यू होता है, जो जितना महीना रहा है उसका वैल्यू होता है और पूंजी को समय से गुना किया जाता है।
पूंजी को समय से गुना करेंगे तो लाभ मिलेगा। फिर से पूंजी को समय से गुना करेंगे तो लाभ मिलेगा, और जो जितने समय के लिए यहाँ रह रहा है उतना ही समय केवल देखा जाता है। व्यापार हो रहा है 6 महीने का, तो ए और बी अगर स्टार्ट किए होंगे तो ए बी सी स्टार्ट किए होंगे तो ये लोग तो पूरे 6 महीना रहे होंगे। इसका मतलब है कि ए 20,000 रुपया लगाएगा 6 महीना के लिए, बी 16,000 रुपया लगाएगा 6 महीना के लिए, सी 15,000 रुपया लगाएगा 3 महीना के लिए। क्यों? क्योंकि ये 3 महीना बाद आया है, और मैंने यही बोला कि यहाँ वैल्यू रहने का है। 6 महीना का बिजनेस है तो 6 महीना इन लोग स्टार्ट किया है तो 6 महीना रहा होगा, ये 3 महीना बाद आया है यानी 3 महीना ये रहा, तो 3 महीने हम रहने का वैल्यू दिए। पूंजी को समय से गुना करने पर लाभ निकलेगा। 3 गो दिया हुआ है तो तीनों में जब तक नहीं कटेगा मत काटिएगा, तीनों में कटना चाहिए। तो 3 0 3 0 और 3 0 यहाँ से ख़त्म। 3 से और काट सकते हैं, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। अब ध्यान रहे कि जब तक सब में नहीं कटेगा आप नहीं काट सकते हैं। तो 20 दूना के 40 रेशियो में लाभ इसको होगा, 16 दूना के 32 रेशियो में इसको लाभ होगा, और 5 तिया 15 रेशियो में इसको लाभ होगा। तो इन तीनों को कुल लाभ कितना हो रहा है? तो इन तीनों का कुल लाभ हो जा रहा है 87, और कुल लाभ हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 4350। यहाँ लाभ हो रहा है 87 रेशियो में और वास्तव में हो रहा है 4350। 87 का वैल्यू 4350, 1 का वैल्यू 5 बार में कट जाएगा यानी 50, 1 रेशियो का वैल्यू 50। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें बी का हिस्सा क्या होगा, कितना होगा? तो बी का हिस्सा देखिए ना 32 रेशियो में ना है, लाभ इसको तो 32 रेशियो में हुआ है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 50 है, तो 32 रेशियो का वैल्यू 32 गुने 50 करेंगे, आ जाएगा 1600 रुपया इसको लाभ देना पड़ेगा। पूंजी को समय से गुना करेंगे, लाभ का रेशियो आएगा, रखे कुल लाभ 87, कुल लाभ 4350, 1 का वैल्यू 50 तो 32 का वैल्यू 1600 रुपया, और ये होगा हमारा आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाता है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 450 रुपये में खरीदा और 360 में बेच दिया, यानी खरीद करके वो लाया है 450 रुपया में और वो बेच रहा है 360 रुपया में। तो खरीदा है 450 में, बेच रहा है 360 में, इसका मतलब इसको हानि होगा, और हानि हो रहा है 90 रुपये का। आपसे पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत क्या है, तो हानि प्रतिशत होता है हानि गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी सीपी 450, 5 9 पचे 45, 5 से 20% का इसको हानि होगा, 20% का इसको लॉस होगा। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 114 सेंटीमीटर है। कुछ नहीं है, फॉर्मूला जानना चाहता है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 a²। तो a हमारे पास 114 दिया गया है, तो रखिए इसको √3/4 114। तो 114 का स्क्वायर मत करिएगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखा जाता है और क्यूब का मतलब 3 बार लिखा जाता है, तो आप इसको खाली 2 बार लिखिएगा। तो 114 गुने 114, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8, 3 इने और ये 34, तो 2 ही से काट लीजिए, 2 से 2 बार में, 5 दूनी के 10, 57, फिर 2 से काटेंगे 57 का स्क्वायर आप कर सकते हैं। 57 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 7, मैं ऐसे ही पढ़ के बता दे रहा हूँ। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 के 9 आता है, 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 और 4 74, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 7 32, और √3 तो है ही है, आएगा 3249 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने क्या किया, लास्ट वाले का स्क्वायर किया, फिर इन दोनों को गुना करके डबल कर दिया और फर्स्ट वाले को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर निकल गया, आंसर हो भी गया। अगला क्वेश्चन कुछ है नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी रहते हैं। किसी संख्या के 80%, के 75%, के 66.67%, के 25% का मान 6367 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा?
देखिए इसमें जानने की परसेंट का मतलब नीचे 100 होता है और का मतलब गुना हो जाता है। तो मान लेते हैं कुछ संख्या x होगा, तो मान लेते हैं उस संख्या x होगा, तो x का 80%, 80% का मतलब 80/100 यानी 4/5, का मतलब गुना 75%, 75% माने 75/100 यानी 3/4, का 66 ये आपको याद रखना होगा। एक होता है 33.33, इसको 1/3 बोलते हैं। एक है 66.67, इसको 2/3 बोलते हैं। ये फ्रैक्शन को याद रखिएगा, नहीं तो उलझ जाइएगा। यहाँ इतना कैलकुलेशन भारी भरकम आएगा कि आप इस सवाल को फिर छोड़ना पड़ जाएगा। तो आपका बोलता है कि 66.67%, यानी 66.67% का मतलब सिर्फ 2/3 है और कुछ नहीं है। का 25%, 25% माने 25/100 यानी 1/4। आप जितना ज़्यादा शॉर्ट करेंगे वो बेहतर होगा। का मान 6367 रुपया है, तो उसका 40% क्या होगा? x का 80%, का 75%, का 66.67%, का 25%, का मान इतना दिया गया है। काटिए 20 से 4 बार में, 5 बार में, 25 तिया 25 चौका 25 चौका। अब यहाँ से आप काट सकते हैं 3 से 3, 4 से 4 खत्म हो गया और कटेगा 2 से 2 बार में, तो 5 दूनी 10 यानी इस पर सिर्फ 0 चढ़ेगा, यानी 6367 पर एक 0 लगा दिए। अब इसका 40% आपको बताना है। 40% माने 40/100। काट दिए यहाँ से 4 सते 28, 4 छक 24, 24 और 2 26 और 4 तिया 12, 12 और 2 14, 4 छक 24, 24 और 1 25, 25,468, 25,468 ऑप्शन बी। जानने की ज़रूरत सिर्फ ये है। परसेंट मतलब नीचे 100 होता है, वो तो ठीक है। आप इसको 4/5, 3/4, 1/4 तो जानते ही हैं। ई याद रखिएगा, 1/3 होता है 2/3। तो हमें इसका वैल्यू बताना था, तो यहाँ 2/3 था। काटे, फिर इसका 40% निकाल दिए, आंसर हमारा आ गया। 10% वार्षिक दर से 2 साल में 17,800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यानी मिश्र धन आपसे पूछ रहा है, तो इसके बनाने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं जिसको हम आसानी से हम इसको बना सकते हैं। कई तरीके से हैं। आप यूनिट डिजिट अप्लाई कर सकते हैं, मैं इसको सिर्फ सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए, आप इसको चाहें तो परसेंटेज के हिसाब से बता सकते हैं। 10% अगर वृद्धि होगा तो 10% वृद्धि माने 110/100, 20% वृद्धि 120/100, 50% वृद्धि 150/100। यानी आज जो मेरे पास मूलधन है 17,800 रुपया, अगला साल 10% बढ़ेगा तो 10% माने 110/100, और ये जो बढ़ा हुआ रहेगा इसका 10% और बढ़ेगा अगला साल, ये रहा 110/100। बस सॉल्व कर दीजिए, काम हो गया अपना। डबल जीरो यहाँ से ख़त्म। यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हम यूनिट डिजिट देखने का अगर हम प्रयास करेंगे तो यूनिट डिजिट में 8 तो 3 जगह है, इसलिए हमारा काम नहीं चलेगा। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी गुना करना पड़ेगा। 178 गुने 121 करेंगे, ऑप्शन ए आ जाएगा और आंसर हमारा हो जाएगा 21,538, 21,538 हो जाएगा और ये होगा हमारा आंसर। और भी कई तरीके हैं जिसको हम बना सकते हैं। अब आप ये देख सकते थे कि ऑप्शन वाइज ये कटेगा कि नहीं। जैसे 21,538 दिया हुआ है, 11 से कटेगा कि नहीं। देखिए, तो 11 से कटने का नियम है कि पीछे से एक अंक छोड़ के सभी को जोड़ दीजिए। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, और भी बहुत तरीके हैं, 5 से 6 तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए, तो 8 5 13 और 2 15, बचा हुआ जो है उसको देखिए, तब 3 और 1 4। अगर आपको घटाने पर ये 11 या 0 आ जाता है तो वो संख्या कट जाएगी। यानी ये भी अब हम नहीं करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। 11 क्यों उठा रहा हूँ? इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि 10% वृद्धि होगा तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपया और 1 11 रुपया बनेगा। यानी जो भी मेरा ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 से मैं काट के देखूंगा, और 11 से काटने का नियम ये है कि पीछे से एक अंक छोड़ करके जोड़िए, बचे हुए अंक को जोड़िए और घटाइए। अगर वो 0 या 11, 22, 33 यानी 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या 11 से कट जाती है। तो हम इसको यूँ ऐसे ही कुछ ही सेकंड में मार देंगे 11 का मल्टीपल करके, क्योंकि 10% बढ़ेगा तो 10 और 1 11 बनेगा, यानी 11 का मल्टीपल होगा। और भी कई तरीके हैं जो आप बना सकते हैं।
ऐसा सवाल जो रूट के अंदर रूट हो और प्लस में हो। तो ध्यान रखिए, अगर हम स्पीड में रहेंगे, जल्दीबाजी में रहेंगे, तो हम ये देख लेंगे कि इसके आगे कौन सा स्क्वायर होता है। तो इसके आगे 1225 होता है, और 1200 जो 25 होता है वो 35 का स्क्वायर होता है, बात खत्म। और बाकी हमको बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो उसको पीछे से चला जाता है, पीछे से बाहर निकालिए। 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, 15 इसमें जोड़ दीजिए। तो इसमें 15 जैसे ही जोड़ेंगे 6 5 11 यानी 81 आएगा। 81 से बाहर कितना आएगा, 9, 9 इसमें जोड़िए। 9 7 16 होता है, 16 से बाहर कितना आएगा, 4 आएगा, 4 इसमें जोड़िए। 1221 में 4 जोड़ेंगे 1225 होगा। 1225 किसका स्क्वायर होता है, 35 का। आंसर हो गया ये। 15 बाहर जोड़े 81, 81 से 9 बाहर, 9 जोड़े 16, 16 से 4 बाहर, 4 जोड़े 1225, 1225 से कितना बाहर, 35, 35। बोर्डमास के नियम पर दिया हुआ सवाल है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बोर्डमास का मतलब हुआ कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब का, फिर भाग दीजिए, फिर गुना कीजिए, जोड़िए और फिर घटा दीजिए। तो एक काम करिए, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करने चलूँगा तो ध्यान दीजिएगा, पहले ब्रैकेट के अंदर है और पहले भागा है, तो भागा पहले सॉल्व होगा। तो 12 से अगर मैं 300 में भाग देता हूँ तो 12 दूना के 24 और 12 पचे 60, यानी हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू सिर्फ हमारे पास 25 है। तो 35 में से 25 गया, ये वाला वैल्यू तो हम 10 ले लाए, यहाँ पे हम 10 लाए। अब यहाँ देखिएगा, 90 में जब आप 10 से भागा दीजिएगा तो आएगा 9, यानी ये वाला वैल्यू तो हम 9 लाए हैं। अब इसके बाद ये तो ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। तो ये रहा 120 माइनस ये रहा 450 माइनस ये ऐसे ही रहने दीजिएगा। ये देखिएगा 9 आया है, माइनस है, माइनस रखिए। यहाँ देखिएगा ये कितना लाए हैं आप, 10 लाए हैं, और फिर भागा आपको देना है 10 से और इसको रहने दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ तक तो ठीक है, ये 10 ठीक। अब यहाँ देखिएगा 9 में से 10 जाएगा तो ये आएगा -1, 9 में से 10 जाएगा तो ये आएगा आपका -1, और 12 था यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 10 था, ठीक है। तो ये रहा -1। अब अगर मैं इसको यहाँ पे भाग दूंगा, अब अगर हम इनकी बात करते हैं, इनका काम कर लिए, फिर इनका काम कर लिए, इसके बाद फिर हमें ये वाला काम करना है। तो यहाँ पर काम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर ये माइनस है और फिर यहाँ पर ये 10 है, तो ये माइनस और माइनस जो होता है यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम ये सब कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहले ये भागा बाहर लगा हुआ है, तो पहले इसका काम भागा के अनुसार यहीं पे होगा, यानी इस 10 को इस भागा में हमें देना पड़ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर अगर हम देते हैं तो हमारे पास ये तो 120 है, ठीक है, और उसके बाद ये 450 है माइनस, ध्यान रखिएगा ये वाला जो है इसके साथ ये वाला हमारे पास जो आने वाला है ये कितना आएगा, तो ये तो आएगा 9 माइनस, ये देखिएगा कि माइनस लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये भागा इसके साथ है, तो 10 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 9 में से 1 गया तो 8, अब 8 इसमें से घटाएंगे, 8 इसमें से घटाएंगे तो आएगा 442, यानी 120 में से जब हम घटाएंगे, माइनस तो लगा ही हुआ है, ये वाला देखिएगा ये पहले काम का हो जाएगा, तो यहाँ से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 442। अब 442 में से 120 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस में 322, ऑप्शन से। ध्यान रखिएगा ये वाला मिस मत करिएगा, वरना आंसर दूसरा कुछ आ जाएगा। पहले भाग का काम करिएगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट का काम, फिर भाग का काम, तब आपको गुना करना है, फिर जोड़ करके घटा देना। एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष बाद प्राप्त ब्याज 6060 रुपया है। तो निवेश की गई राशि, तो राशि यानी मूलधन, मूलधन बराबर होता है, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा में समय गुने दर। खाली बैठा दीजिए, ब्याज दिया हुआ है 60 गुने 100, समय दिया है 5 साल और रेट आपको दिया गया है 12%। चलिए 12 पचे 60,
12 पचे 60, 5 से काट दीजिए, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 101 पर 2 जीरो और लगा दीजिए। आंसर हो गया हमारा। मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, वहाँ पर रख दिए, आंसर हमारा आ गया। दो संख्याओं का लस और मस 132 और 12 है, इनमें से पहली संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऐसे सवाल में आप पढ़े होंगे कि पहली संख्या को मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारे पास दिया गया है 132, दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम, एलसीएम हमारे पास दिया जा रहा है 132 और एचसीएफ दिया जा रहा है 22, एचसीएफ दिया जा रहा है 22। तो 132 132 खत्म, दूसरी संख्या कितना है 22 है, और ये हुआ हमारा आंसर। फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दी गई संख्या में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न हमको बताना है, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न क्या है? तो देखिए ऐसे सवाल जो दिए हुए रहेंगे उनमें अपनी मर्जी से एक एक जीरो लगा दीजिएगा। एक जीरो लगाने से आपको फ़ायदा ये मिल जाएगा कि उसको काटने में आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और पूरा मत काटिएगा, हल्का हल्का करके देखिएगा, क्योंकि जो सबसे छोटा होगा वो दिख जाएगा। तो ये 15 दूना 30 दो बार में कटा, और ये 20 दूना के 40 और 10 हुआ, यानी 20 पचे 100, इतना जाएगा। 64 से अगर हम इसको 8 28 64 और 8 दहा में, यानी 8 एकम 8 पॉइंट 2 बचा, 8 दूनी के 16, 8 पचे 40। अगर मैं इसको देखूं तो ये होगा, ये आपको साफ दिख रहा है 0.25। अब आपसे बोला गया कि बताइए कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न तो ये थी, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.25 आ रहा है, और इसका मान कितना है 25/1000, और 25/1000 यानी ऑप्शन डी। अपनी मर्जी से एक एक जीरो ऊपर में लगा दीजिएगा, भाग देना बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद। हर बार पूरा एसएससी जीडी 2024 का टारगेट लेकर के मैं चला हुआ हूँ। पूरा क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। पहले 2022 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब कराऊंगा, फिर 21 20 ऐसे ही करते कम से कम 150 से 200 सेट को मैं कराने वाला हूँ। आप यहाँ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। धन्यवाद।